ऐसे बहुत लंबी कहानी है, बहुत ही दुखद कहानी है रीडेवलपमेंट की। सक्सेस होता है तो अपना नसीब अच्छा है ऐसे समझो। मैं समझता हूं लाखों लोग हैं जो अपने फैमिलीज के साथ एक रेंटल हाउस से दूसरे रेंटल हाउस में जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूं नॉर्मल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट के बारे में। नॉर्मल फ्लैट्स जिसे हम एक मिडिल क्लास हाउसिंग कहेंगे, उसके रीडेवलपमेंट के बारे में। और उसमें आप यानी कि बिल्डर 20-25% एक्स्ट्रा ऑफर करता है, एक्स्ट्रा स्पेस ऑफर करेगा और फिर वहां पे जो 3-4 माले का जो बिल्डिंग था उसके बदले में वो 18-20 माला या 25 माले का बिल्डिंग बनाएगा। ये जो रीडेवलपमेंट है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका जो फाउंडेशन है, नींव, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, कानूनी झूठ है। वो लीगल फिक्शन है, यानी कि कानून की नजरों में वो सच है, लेकिन आप हकीकत को देखोगे तो वो झूठ है। तो रीडेवलपमेंट को करीब करीब कोई भी कानून ठीक से नहीं कवर करता है। आप कहोगे लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, करेक्ट, लेकिन न्याय नहीं मिलता। न्याय मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कोऑपरेटिव लॉ के बीच के एक गैप में फंसा हुआ है, जहां पे कोऑपरेटिव कोर्ट में तो आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब बिल्डर एंट्री मार के आ जाएगा, बिल्डर के साथ आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो आप किसके अगेंस्ट कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओगे? सोसाइटी के अगेंस्ट। लेकिन सोसाइटी के हाथ में है कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो बिल्डर के हाथ में चला गया है। बिल्डर के अगेंस्ट, लेकिन बिल्डर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, यानी ही इज नॉट पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव। वो कोऑपरेटिव मूवमेंट में नहीं है, वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के अंडर आता ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है कोऑपरेटिव से। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे एक परमिशन देती है, एक नहीं अनेक परमिशंस देते हैं, डेवलपमेंट राइट्स देते हैं, और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के सामने बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं। बिल्डर का नाम लेके एक एक आदमी आएगा, कैमरा के सामने खड़ा होगा, सिलेक्ट करेगा बिल्डर को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की नजरों के सामने। लेकिन अगर वो रीडेवलपमेंट में बिल्डर फेल हो जाता है, मतलब रीडेवलपमेंट कर नहीं पाता है, बिल्डिंग को तोड़ के स्थगित हो जाता है, या कभी कभी बिल्डिंग को तोड़ा भी नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, बिल्डिंग ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि गिर जाएगा, लेकिन बिल्डर आईओडी और सीसी से आगे बढ़ता ही नहीं है, बिल्डिंग को कभी कभी डेमोलिश भी नहीं करता है। तो ये हाल में लोग रहते हैं, कभी डर में रहते हैं, कभी घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं छत उनके सर पे ना गिर जाए, उनकी मौत ना हो जाए। तो वो लोग घर छोड़ देते हैं, दूसरे बिल्डर को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्डर छोड़ता नहीं है। ये बिल्डर कहता है यहां पे मेरा हक है, मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, कि ये सोसाइटी के जो लोग हैं मैं इनका मालिक हूं, ये सोसाइटी का मैं मालिक हूं। इस तरह से एक सिचुएशन खड़ा हो जाता है, बिल्डर उसका मालिक बन जाता है। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कानून के जो 3 हिस्से हैं, एक है क्रिमिनल, एक है सिविल और एक है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में आता नहीं है रीडेवलपमेंट। अगर बिल्डर के हाथों में चला गया है तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है, जब तक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बाद में दोबारा फॉर्म नहीं हो जाता है। यानी कि बिल्डर ने पूरा बिल्डिंग खत्म किया और लोगों को हैंडओवर किया और फिर नया कोऑपरेटिव सोसाइटी बना, उस नए कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार रिकॉग्नाइज करेगा और फिर शुरू होता है, चलो भाई मैं इस सोसाइटी का इंचार्ज हम हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का कुछ लेना देना नहीं होता है जब तक बिल्डर के हाथों में है। यानी कि सोसाइटी के मेंबर्स वो लिटरली अनाथ हो जाते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून एक झूठ के ऊपर खड़ा है। झूठ ये है, लीगल फिक्शन ये है कि सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड द लैंड। सोसाइटी उसका मालिक है। अब आप मुझसे पूछोगे है तो सही,
ऐसा ही है, नहीं तो हर एक इंडिविजुअल तो ओनर नहीं हो सकता। बराबर है, आप जो कह रहे हो सही है कि हर एक इंडिविजुअल को आप ओनर बनाओगे तो कैसे चलेगा, वो लैंड को डिवाइड करोगे क्या छोटे छोटे हिस्सों में। सोसाइटी यानी कि मैनेजिंग कमिटी यानी कि ऑफिस बेरर्स। तो ऑफिस बेरर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सही बिल्डर को चुने और वो जिम्मेदारी से बिल्डर पर लगाम रखें, उसको जवाबदार ठहराएं कि वो पारदर्शिक तरीके से हर काम को सोसाइटी के सामने लाए और सोसाइटी यानी कि मैनेजिंग कमेटी हर बात को अपने मेंबर्स के सामने रखे और मेंबर्स को साथ में लेके जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता है। ज्यादातर सोसाइटीज में ये होता है, जो मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस बेरर्स बन जाते हैं, सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स बन जाते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वो लोग इतना मजबूती से काबू कर लेते हैं, सोसाइटी में कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता है, कोई सवाल नहीं। और वो लोग हो जाते हैं बिल्डर के तरफ। वो बिल्डर की तरफ क्यों होते हैं? तो इसका एक कारण है, उनके दिमाग में एक भ्रम है कि हमें डरना है तो सोसाइटी वालों से डरना है, सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर से डरना है, बिल्डर से डरना नहीं है। बिल्डर हमारा दोस्त है, बिल्डर हमारा सगा है, बिल्डर हमको नया बिल्डिंग बना के देगा। लेकिन सोसाइटी वाले जो हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, जो सवाल पूछते हैं, वो लोग ब्लैकमेल करेंगे, बिल्डर के अगेंस्ट बिल्डर को ब्लैकमेल करेंगे, रीडेवलपमेंट को रोक देंगे, वो लोग केस करेंगे। अब सही बात यह है कि सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर्स केस कर ही नहीं सकते हैं। इंडिविजुअल मेंबर्स केस कर ही नहीं सकते हैं बिल्डर के अगेंस्ट, क्योंकि कोर्ट्स कहते हैं कि उनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, उनका स्टैंड है ही नहीं। जजेस पूछते हैं, भाई तुम हमारे पास आए हो मिस्टर रमेश गुप्ता, तो रमेश गुप्ता जी आपने बिल्डर के साथ अग्रीमेंट साइन किया है क्या? वो कहेगा हाँ, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के आधार पर बिल्डर रीडेवलपमेंट कर रहा है क्या? नहीं सर, वो कर रहा है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के आधार पे। डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसने साइन किया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने साइन किया, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी मैनेजिंग कमेटी ने साइन किया है, सोसाइटी ने। ठीक है, अब अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट में आने का अधिकार किसके पास है? कौन आएगा कोर्ट में उस बिल्डर के खिलाफ? मैनेजिंग कमेटी। तो वो कहेंगे मिस्टर रमेश गुप्ता आप क्यों आए हो? मैनेजिंग कमेटी को भेजो ना। वो कहेंगे सर मैनेजिंग कमेटी बिल्डर के तरफ हो चुका है, वो बिल्डर के अगेंस्ट एक भी कदम नहीं उठाना चाहते, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो जजेस कहेंगे तो हम क्या करें? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम क्या करें? क्योंकि तुम्हारा कोई लोकस स्टैंडाई है ही नहीं, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तुमको खड़ा क्यों करेंगे हम? तुमने तो अग्रीमेंट किया नहीं है, अग्रीमेंट सोसाइटी का है, सोसाइटी का बिल्डर के साथ में है, तुम कौन होते हो? तो ये जो दिक्कत है इसको पार नहीं किया जा सकता है। हां, आप अगर 51% मेजॉरिटी लाते हो, मेजॉरिटी से आप कमेटी को बदल दो, फिर आप कुछ ना कुछ कार्रवाई करो, तो शायद आप बिल्डर को निकाल पाओगे। वो भी शायद, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अगर उसको गलत साबित कर पाओगे कोर्ट के माध्यम से, यानी बिल्डर के लिए बहुत आसान है, आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आप अगर इंडिविजुअल मेंबर हो, सोसाइटी के मेंबर, आपके सेक्रेटरी, आपके मैनेजिंग कमेटी आपसे बात नहीं करते हैं, और जब रीडेवलपमेंट शुरू होता है ना, तो और एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, लोग बिखर जाते हैं। सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। यानी बोरीवली में अगर रीडेवलपमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि 50 लोगों का सोसाइटी है, तो उनमें से 5 लोग बोरीवली में इधर उधर, बोरीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट, इधर एरिया में रहेंगे। बाकी के लोग जाएंगे, कोई वसई जाएगा, कोई मीरा रोड जाएगा, कोई विरार जाएगा, कोई अपने गांव में चला जाएगा और वो बैठ जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। मैनेजिंग कमेटी वाले, ऑफिस बेरर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ऑफिस बेरर्स मीटिंग्स बुलाएंगे नहीं। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि जब बुलाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं,
बिल्डर ने कहा था कि 3 साल में तैयार हो जाएगा, आपने एग्रीमेंट साइन किया, अब 5 साल होने को आए, आप क्या कर रहे हो? उसका कोई जवाब होता नहीं है। सोसाइटी के पास, मैनेजिंग कमेटी के पास कोई जवाब होता नहीं है। लोग नाराज हो जाते हैं, चेयरमैन से नाराज होते हैं, सेक्रेटरी से नाराज होते हैं, तुम लोगों ने ये बिल्डर को सिलेक्ट करवाया, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते थे। झगड़ा होता है, इसलिए लोग सामने आते ही नहीं है। सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आते ही नहीं है मीटिंग में, जाओ कर लो जो करना है। अच्छा, जैसे ही बिल्डिंग टूटता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बताता हूं। जैसे बिल्डिंग टूट रहा है, अगर सोसाइटी ऑफिस में कबर्ड्स थे और कबर्ड्स के अंदर सारे जो ये थे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स थे, शेयर सर्टिफिकेट, रजिस्टर, ये वो बहुत सारे रजिस्टर्स रहते हैं सोसाइटी के, तो वो सारे रजिस्टर्स बेघर हो जाते हैं। उनको कहां पे डालना है? बहुत सारे पेपर्स हैं। कभी कभी अगर लोगों का नसीब अच्छा रहा तो सोसाइटी का सेक्रेटरी या चेयरमैन लेके जाएगा अपने घर, अच्छे से संभालेगा तो उनका नसीब अच्छा है। संभाल के इनको जब जरूरत पड़े देगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करेगा, देगा ही नहीं उनको, तो फिर वो एज गुड एज वो है ही नहीं। कई सोसाइटीज में ये होता है, जैसे बिल्डिंग टूट रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बेघर हो जाते हैं, सोसाइटी का ऑफिस बेघर हो जाता है। बिल्डर कहता है काम करता हूं, ये मैं मेरे ऑफिस में लेके जाता हूं। सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स बिल्डर को सगे मान चुके हैं, तो वो कहते हैं हाँ सर आप लेके जाइए, हमको आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। बिल्डर सारा वो पुराने पेपर्स सब लेके जाता है, ओरिजिनल पेपर्स। सोसाइटी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बिल्डर के हाथ में सब कुछ है, इंक्लूडिंग पेपर्स। कल उठ के अगर कोर्ट जाना हुआ, कल उठ के अगर मुकदमा चलाना हुआ बिल्डर के अगेंस्ट, क्योंकि बिल्डर ने डिलीवरी नहीं दिया, तो लोगों के पास पेपर्स भी नहीं है, ओरिजिनल पेपर्स भी नहीं है, वो लोग मुकदमा कैसे करेंगे? हैंडीकैप हो जाते हैं। तो ये टाइप का मिसमैनेजमेंट होता है रीडेवलपमेंट के टाइम पे। अगर सब लोगों का नसीब सही रहा, अगर बिल्डर ने अपने सही तरीके से काम किया, 3-4 साल में नहीं तो 6-7 साल में बिल्डिंग खड़ा कर देगा, अपना घर दे देगा। और उम्मीद ये है कि आपका जो घर है वो अच्छे क्वालिटी का होगा, क्योंकि कई बार रिहैब वालों का घर अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, सेल कंपोनेंट अच्छे क्वालिटी का होता है। रिहैब वालों का यानी नंबर 2, नंबर 3 माल से काम किया जाता है। रिहैब कंपोनेंट यानी कि जो लोगों ने सोसाइटी में डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है और जो लोगों ने बिल्डर को राइट्स दिए, वो लोग अब बिल्डर को कड़वे लगने लगते हैं। वो उनका मुंह, उनका चेहरा बिल्डर को पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ देना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। बिल्डर को फ्लैट्स देने हैं, सेल कंपोनेंट वालों से पैसे लेने हैं, तो वो लोग भाई मीठे लगने लगते हैं, अच्छे लगते हैं। वो सामने आते हैं तो बिल्डर खुश होता है, और सोसाइटी वाले जब सामने आते हैं तो बिल्डर नाराज होता है, इरिटेट होता है, अपना कोई काम याद आ जाएगा उसको। मतलब ये टाइप का बिहेवियर आप देखोगे बिल्डर के साथ। बिल्डर आपको टाइम नहीं देता है, अपॉइंटमेंट नहीं देता है, उसके पीछे भागते रहो, फोन करते रहो, वो टाइम ही नहीं देता। एक्चुअली रिहैब मतलब याद रखो दोस्तों, ये एसआरए नहीं है, ये मिडिल क्लास नॉर्मल लोग हैं। फिर भी रिहैब कंपोनेंट मतलब जो लोग पहले बिल्डर को डेवलपमेंट राइट्स दे रहे थे, उनको सेकंड क्वालिटी का घर मिलता है। शायद बिल्डिंग अलग से दिया तो सेकंड क्वालिटी का बिल्डिंग दिखेगा, वो दिखता है कि ये इंफीरियर है, उनके आने जाने का रास्ता अलग कर देगा, लेकिन वो घर का मालिक है भाई। आप उसको सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना सकते हो, लेकिन वो बना देते हैं। उनका जो अगर अलग से विंग रहा या अलग से बिल्डिंग रहा तो दिखेगा कि ये रिहैब है, ये कंडेम्ड है। और जो सेल कंपोनेंट है उसका तो शान ही कुछ और है, तो लोगों को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, पहले का कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर 50 फ्लैट्स थे और अब अगर 150 फ्लैट्स हैं, ये 100 फ्लैट्स जो है वो नए वाले लोगों को मिलेंगे और 50 फ्लैट्स जुने वाले, पुराने वाले। तो जुने पुराने जो लोग हैं उनका क्लास भी दिखेगा कि भाई इनका कोई क्लास नहीं है। नए वाले जो आते हैं सेल कंपोनेंट में, भाई वो पैसा दे के आए हैं ना, तो उनकी थोड़ी ज्यादा क्लास है।
तो वो जो क्लास डिफरेंस बीच में आ जाता है, उसके बाद नया सोसाइटी बनता है। नया सोसाइटी बनेगा तो ऑलमोस्ट सर्टनली पुरानी सोसाइटी के कोई मैनेजिंग कमेटी में कोई ऑफिस बेरर नहीं रहेगा, सब नए वाले। तो पुराना वाला सोसाइटी मर जाता है और नया वाला सोसाइटी का जन्म होता है।